Hello students and welcome to Dr. Vandana's classes for nursing and paramedical students. आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी। Now what is anemia in pregnancy? अनीमिया हम तब कहते हैं जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम% या उससे कम हो जाता है। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो है 11 ग्राम%। अगर इससे नीचे किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन का हीमोग्लोबिन चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो अनीमिक हो गई है। अब इसके दो चीजें हैं मैनेजमेंट में, पहला है प्रोफिलैक्सिस और दूसरा है थेराप्यूटिक। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, मतलब हम ऐसा क्या करें कि महिला अनीमिक हो ही ना। उसके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, पहला उसका डाइट या उसका खाना, मतलब जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वो खाने के थ्रू हम पूरी करें, और दूसरा कुछ मेडिसिन हम उसको दें ताकि अनीमिया डेवलप ना हो। तो अगर हम खाने की बात करें तो किसी भी महिला में जो एक नॉर्मल गर्भवती महिला को हम खाने की एडवाइस देते हैं उसमें हम क्या एडवाइस देते हैं, सबसे कॉमन है कि उसको हरी साग सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, उसको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जैसे दाल, जैसे चना, और उसके अलावा जो बाकी आयरन रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम गांव की अगर बात करें तो अक्सर बथुए का साग बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ही हाई रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। उसके अलावा गुड़। तो जब भी कोई महिला हमारे पास आती है प्रेगनेंसी के दौरान तो हम उसे हमेशा एक हाई प्रोटीन और आयरन रिच डाइट एडवाइस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम उसको कुछ मेडिसिन दें। मेडिसिन में प्रोफिलैक्सिस में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है IFA। IFA का मतलब हुआ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स। आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स। अब आयरन की जो टैबलेट है वो कितनी देनी चाहिए, किस स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। आयरन की जो टैबलेट प्रेगनेंसी में दी जाती है वो होती है 60 मिलीग्राम्स ऑफ एलिमेंटल आयरन, मतलब 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है, उसके साथ 500 माइक्रोग्राम्स फोलिक एसिड होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन टैबलेट आती है ये यूजुअली शुगर कोटेड रेड कलर की टैबलेट्स गवर्नमेंट सप्लाईज में मिलती हैं। तो हमें IFA की टैबलेट देनी है, और कितनी देनी है, प्रत्येक गर्भवती महिला को 14 वीक्स प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, मतलब जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूजुअली IFA अवॉइड करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हम इस महिला को IFA की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो कितनी होनी चाहिए, एक नॉर्मल महिला जिसका हीमोग्लोबिन 11 या 11 से ज्यादा है, जो अनीमिक नहीं है, उनको हमें पूरे प्रेगनेंसी के दौरान 180 टैबलेट्स IFA की देनी चाहिए, प्रत्येक रोज एक दिन खाने के लिए। ये बिफोर डिलीवरी, और इतनी ही टैबलेट्स 180 टैबलेट्स हमें डिलीवरी के बाद भी उसको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी। तो अगर एक महिला जो कि गर्भवती है जिसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ज्यादा है, जो कि अनीमिक नहीं है, उसे हम 14 हफ्ते प्रेगनेंसी बीतने के बाद पर डे के हिसाब से कम 180 टैबलेट्स IFA की प्रिस्क्राइब करते हैं डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद भी 180 टैबलेट्स उसको प्रत्येक एक दिन खानी है। इसका मतलब करीब 6 महीने तक डिलीवरी के बाद भी IFA का सप्लीमेंट चलते रहना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बॉडी की नीड्स फिर बढ़ जाती है, क्योंकि मदर बच्चे को दूध पिला रही होती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हम IFA के साथ साथ देते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए वो है टैबलेट एल्बेंडाजोल। टैबलेट एल्बेंडाजोल। अब ये एल्बेंडाजोल क्या है, हम सब जानते हैं एल्बेंडाजोल जो है वो एक डीवर्मिंग टैबलेट है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो ज्यादातर कॉजेज ऑफ एनीमिया हैं इंडिया में, उसमें एक कॉमन कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसको हम IFA टैबलेट्स के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट कारण और है, वो है क्रॉनिक ब्लड लॉस, जो कि गांव में अक्सर महिलाओं को उनके इंटेस्टाइनल हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से होता है।
तो जब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ एक बार उस महिला को हमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट देनी चाहिए। ये जो टैबलेट आती है ये 400 मिलीग्राम की अडल्ट डोज टैबलेट आती है। ये चूएबल टैबलेट होती है। कहने का मतलब आपने जब उस क्लाइंट को दे दिया तो उसके बाद वो चबा के खा लेगी। पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बार देना है। और कब देना है? फिर वही सेकेंड ट्राइमेस्टर में 14 हफ्ते के बाद 14 वीक्स और बियॉन्ड। हम 14 हफ्ते के पहले एल्बेंडाजोल की टैबलेट नहीं देते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक बार देते हैं। 14 हफ्ते बीतने के बाद ये 400 mg की टैबलेट आती है। इसको आप क्लाइंट को देते हो और उसको बोलते हो कि अपने सामने चबा के खिला ले। और उसके बाद हम आधा घंटा अपने पेशेंट को अपने सामने बिठा के रखते हैं और फिर हम उसको घर भेज देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जिन महिलाओं को अनडायग्नोज्ड हुकवर्म इन्फेक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। तो जब आप इनको आईएफए की टैबलेट से सप्लीमेंट करते हैं तो जो भी आयरन आप उनको दे रहे हैं वो उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बिल्ड करने में उनको हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई प्रोफिलैक्सिस की। प्रोफिलैक्सिस मतलब हमने अनीमिया प्रिवेंट किया एक नॉर्मल गर्भवती महिला में जिसको पहले से अनीमिया नहीं है। अब हम बात करते हैं थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक आयरन का मतलब हो गया वो महिलाएं जिनको ऑलरेडी अनीमिया डेवलप हो चुका है उनको हम ट्रीट कैसे करेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक डोज। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। थेराप्यूटिक डोज जो आईएफए की होती है वो हम इस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया, हमारा जो अनीमिया क्लासिफिकेशन है प्रेगनेंसी में वो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड अनीमिया हम कब बोलते हैं? जब किसी गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से लेकर 10.9 ग्राम्स % तक होता है। मॉडरेट अनीमिया हम तब बोलते हैं जब उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से लेकर 9.9 ग्राम्स तक होता है। और सीवियर अनीमिया हम तब बोलते हैं जब उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम % से भी कम हो जाता है। तो अब जो थेराप्यूटिक है, जो ट्रीटमेंट है अनीमिया का, वो इस पे डिपेंड करेगा कि एक तो आपकी महिला का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, दूसरा वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो प्रेगनेंसी के किस हफ्ते में है। कहने का मतलब उसका जेस्टेशनल पीरियड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइल्ड और मॉडरेट अनीमिया की, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी बहुत एडवांस्ड नहीं है, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर पे नहीं पहुंची है, ये मान के चलिए कि 36 हफ्ते के बाद का ट्रीटमेंट और सीवियर अनीमिया का ट्रीटमेंट हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ वो अनीमिया जो अर्ली प्रेगनेंसी में है और एक माइल्ड या मॉडरेट अनीमिया है। तो जो आईएफए की टैबलेट हम 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन के साथ प्रोफिलैक्सिस में दिन में एक बार दे रहे थे, वही टैबलेट अब हमें अनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए उस महिला को आईएफए की टैबलेट ही देनी है, लेकिन वो अब हमको दिन में 2 बार देनी है। ठीक है, प्रोफिलैक्सिस में दिन में सिर्फ एक बार 180 टैबलेट प्रेगनेंसी डिलीवरी तक हम खिलाते रहते हैं, प्रतिदिन एक। लेकिन जब अनीमिया हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन जब 11 ग्राम से कम हो जाता है, प्रेगनेंसी बहुत एडवांस्ड नहीं है, ठीक है, अभी 2nd ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी है, माइल्ड या मॉडरेट अनीमिया है, तो हम उसको आईएफए की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं सुबह शाम के हिसाब से। ठीक है, और ये लगातार चलता रहेगा, हम हर महीने उसका हीमोग्लोबिन मेजर करते रहेंगे। अब आईएफए को खाने के बाद अक्सर महिलाएं कंप्लेंट्स करती हैं। सबसे कॉमन जी मिचलाता है, कभी कभी किसी को कब्जियत हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, कभी कभी उल्टियाँ होने लगती हैं, ब्लैक कलर स्टूल्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट का जो कंजम्पशन है इंडिया में, वो यूजुअली देखा गया है कि हम भले ही महिलाओं को प्रिस्क्राइब करते पर वो खाना नहीं चाहती। तो अब इसका क्या तरीका है? सबसे इम्पॉर्टेंट आईएफए टैबलेट के साथ जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो ये है कि एक काउंसलिंग वाला पार्ट है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए।
मतलब जब हम किसी को भी IFA देते हैं तो हमें कुछ बुनियादी चीज़ें उनको बतानी पड़ती हैं, और उसमें सबसे पहले तो यही बताना पड़ता है कि बेटा जब आप इसको खाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ मुंह में मेटेलिक टेस्ट लगे, हल्की सी मिचलाहट हो, कभी कब्जियत हो जाए, तो आपको इनसे परेशान नहीं होना है। ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं जब आप रेगुलरली इस टैबलेट को खाते रहते हो। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इस टैबलेट को खाया कैसे जाए, ठीक है। हमें ट्रेडिशनली हमेशा ये महिलाओं को समझाना चाहिए कि कभी भी आयरन की टैबलेट दूध या चाय के साथ नहीं खानी है, क्योंकि जब भी हम ये आयरन खाते हैं दूध या चाय के साथ तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जो भी आयरन हम देना चाहते हैं IFA टैबलेट्स के थ्रू वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो वेस्ट चला जाता है। तो फिर इसको खाने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो और थोड़े बहुत जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो वो भी मिनिमाइज हो जाए। तो हम जब भी IFA की टैबलेट जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्टाफ नर्स या ANM इसको फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करती है, हॉस्पिटल्स में देती है, उन्हें पेशेंट को ये समझाने की ज़रूरत है कि बेटा आप जब भी आयरन की टैबलेट खाइए उसको सादा पानी उसके साथ ही लीजिए। इसके साथ आप नींबू पानी की शिकंजी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी IFA का एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन C से बढ़ता है, और विटामिन C नींबू, टमाटर, संतरा ऐसे खट्टे फलों और सब्जियों में अक्सर ज़्यादा पाया जाता है, आंवला। तो हम जब भी IFA प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आपका खून कम है, आपको IFA खाना है और रेगुलर खाना है, लेकिन इसके साथ 2-3 सावधानियां भी बरतनी है। पहला तो ये कि कभी भी आप चाय या दूध के साथ नहीं खाओगे, आप सादा पानी या नींबू पानी शिकंजी के साथ इसको खाओगे। हमेशा IFA की टैबलेट खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद लेनी चाहिए, तो उससे एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और जो मिनिमम साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए वो हमें उनको हमेशा इन्फॉर्म रखना चाहिए ताकि पेशेंट का कंप्लायंस ब्रेक ना हो और वो आयरन को लगातार खाती रहे। वरना अक्सर क्या होता है कि मरीज हमारे पास आते हैं, वो IFA लेके चले जाते हैं और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो खाया, तब वो 1 महीने बाद हमें बताते हैं कि नहीं वो मुझे ये दिक्कत थी इस वजह से मैंने बीच में छोड़ दी। तो हमने एक क्रिटिकल टाइम पीरियड मिस कर दिया जिसमें उस महिला को आयरन खाना चाहिए था पर उसने नहीं खाया, जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन और फर्दर ड्रॉप हो सकता है। तो ये IFA सप्लीमेंटेशन के साथ साथ हमें एनीमिया के ट्रीटमेंट में और क्या बताना होता है उनको। एक तो ये कि खट्टे फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, आहार पे पूरा ध्यान दें, हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, हाई प्रोटीन डाइट जैसे दाल, चना ये वो ज़्यादा लें। उसके अलावा हम उनको विटामिन C की गोली भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 500 मिलीग्राम्स, ये भी वो डेली लेते रहे। तो जैसे कि मैंने कहा विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो जब हम आयरन के साथ विटामिन C देते हैं अनीमिया के ट्रीटमेंट में तो उस एब्जॉर्प्शन बढ़ने की वजह से जो हीमोग्लोबिन का राइज है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेटर होगा। अब इसी के साथ साथ हमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी देनी है उन महिलाओं को जिन्होंने इसके पहले इस प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली है। ये याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसी क्लाइंट है आपकी जो एल्बेंडाजोल इस प्रेगनेंसी में एक बार खा चुकी है तो हम उसे दोबारा एल्बेंडाजोल नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी हिस्ट्री निकल कर आती है कि उसने एल्बेंडाजोल की चबाने वाली टैबलेट इस प्रेगनेंसी में नहीं खाई है और वो 14 हफ्ते से ऊपर है, तो अनीमिया के ट्रीटमेंट में भी हम एल्बेंडाजोल की एक टैबलेट 400 मिलीग्राम्स उसको स्टैट दे देते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, पूरी प्रेगनेंसी में मात्र एक बार दी जाती है, चूएबल टैबलेट होती है और आपको चाहिए कि आप अपने सामने उस पेशेंट को वो खिलवा दें और आधे घंटे बाद आप उसको घर भेज सकते हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी में एक बार एल्बेंडाजोल की टैबलेट यदि इसको पहले नहीं मिली है 14 हफ्ते के बाद, 14 हफ्ते जेस्टेशनल वीक्स पार होने के बाद ही दिया जाएगा। और IFA की टैबलेट उसको हम चलाएंगे अब सुबह शाम, क्योंकि हमारी मरीज अब थेराप्यूटिक आयरन पे आ गई, अब अनीमिया डायग्नोज हो चुका है। तो ये तो बात हो गई माइल्ड मॉडरेट केसेस की जो एडवांस्ड प्रेगनेंसी में नहीं है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, अभी आपके पास टाइम है कि आप उनका हीमोग्लोबिन बिल्ड कर सकते हो डिलीवरी तक। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको सीवियर एनीमिया है या फिर जिनका जेस्टेशनल एज इतना एडवांस्ड हो चुका है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है उनके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का। जैसे जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम % हो जाता है
उनको मैंने क्या बताया, वी कॉल इट एज सीवियर एनीमिया, ठीक है। या जिनका जेस्टेशनल एज 36 वीक्स के ऊपर चला गया है और अब इनकी डिलीवरी में मात्र 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो ऐसी महिलाओं को हमें क्या करना है, हमें उन्हें जल्दी से हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है। अब सीवियर एनीमिया में भी हमारे पास 2 कैटेगरी के पेशेंट्स हो सकते हैं। एक तो वो है जिनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम परसेंट है, दूसरे वो है जिनका हीमोग्लोबिन लेस देन 5 ग्राम परसेंट है, मतलब 5 ग्राम से भी कम हीमोग्लोबिन है उस महिला का, उसको हम बोलते हैं दिस इज वेरी सीवियर एनीमिया, वेरी सीवियर एनीमिया। अब ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली कार्डियक फेलियर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इसे हमें बहुत फटाफट करेक्ट करने की जरूरत होती है। तो लेस देन 5 ग्राम परसेंट वाले जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती है, चाहे वो जिस भी जेस्टेशन में हो, हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाने की एडवाइस देनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार वो भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद हम इन पेशेंट्स को पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन देते हैं, ठीक है। PRBC बोलते हैं उसको, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। होल ब्लड नहीं देना चाहिए मोस्टली, क्योंकि क्या होता है कि ये पेशेंट्स ऑलरेडी एनीमिया की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड में होते हैं, तो जब हम इनको पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो उससे चांसेस होते हैं कि उनको कार्डियक फेलियर भी डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ एडिशनल वॉल्यूम ओवरलोड। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और उसके बाद हम तब तक वेट करते हैं जब तक इनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम परसेंट या 6 ग्राम परसेंट पार नहीं हो जाता। एक बार वो हो जाए तब हम उनको पेरेंट्रल आयरन थेरेपी पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी 5 ग्राम से कम मरीज हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, इज मस्ट। हमें उन्हें भर्ती होने की सलाह देनी है और उसके साथ साथ हमें उनको पैक्ड RBCs ट्रांसफ्यूज करने हैं, जो कि एक डॉक्टर की सलाह पे होगा, जितना वो मॉनिटर करके उसको एडमिनिस्टर करवाना चाहिए। तो ये तो हो गई उन पेशेंट्स की बात जिनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम। अब उनका क्या, जिनका हीमोग्लोबिन है तो 5 ग्राम से ज्यादा बट 7 ग्राम से कम है, ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि ये पेशेंट्स हैं सिवियर अनीमिया के। अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? इनका मैनेजमेंट हमेशा पैरेंटरल आयरन के थ्रू किया जाता है। व्हाट इज पैरेंटरल? जब भी हम मेडिसिन में किसी पैरेंटरल मेडिसिन की बात करते हैं, इसका मतलब हम मुंह से नहीं दे रहे, ठीक है। तो या तो IV या IM, मोस्ट कॉमन जो ये रूट होता है ड्रग्स का, ये बोलते हैं कि पेरेंटरल इन्फ्यूजन हम या पेरेंटरल रूट से हम दे रहे हैं। तो पहले, बहुत पहले जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तब एक आयरन डेक्स्ट्रान नाम का इंजेक्शन आया करता था, उसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता था एक ही दिन छोड़ के, और वो बहुत पेनफुल होता था और उसकी एक टिपिकल Z टेक्निक होती थी जिसको यूज किया जाता था। एक जो मेजर प्रॉब्लम थी उसके साथ वो ये थी कि कई मरीजों को उससे रिएक्शंस हो जाते थे, मोस्ट कॉमनली एनाफिलैक्सिस हो जाता था आयरन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से। तो अब आयरन डेक्स्ट्रान नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास उससे बेटर ड्रग है जिसको कॉमनली कहा जाता है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज एक पेरेंटरल फॉर्म ऑफ आयरन है जिसे हम क्लाइंट्स को अपने सामने एडमिनिस्टर करते हैं। अब पेरेंटरल आयरन देने का फायदा क्या है? इसके 2-3 फायदे हैं। पहला तो ये कि क्योंकि आप अपने सामने लगवा रहे होते हो तो आपको ये पता होता है कि उसके बॉडी में जितना आयरन इतना मिनिमम हमने दिया। जब आप किसी को टैबलेट देते हो और वो घर ले जाते हैं तो हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि उन्होंने वो मेडिसिन खाई ही नहीं होगी। तो जब हम पेरेंटरल आयरन अपने सामने लगवाते हैं तो एक श्योरिटी तो हमें ये होती है कि हमने अपने सामने उसको एडमिनिस्टर कर दिया, दैट इज 1। दूसरा, जब हम आयरन सुक्रोज एडमिनिस्टर करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन राइज है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 1 ग्राम पर वीक के हिसाब से इसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, जो एडवांस प्रेगनेंसी में 36 वीक्स पार हो रहे हैं और अनीमिया डेवलप हो गया है 7 ग्राम से कम, या इवन एडवांस प्रेगनेंसी में तो हम 8 या 9 ग्राम पे माइल्ड मॉडरेट, मतलब माइल्ड में नहीं मॉडरेट में भी हम आयरन सुक्रोज एडवाइस कर देते हैं, ठीक है। अगर 9 ग्राम से कम है, 36 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, तो उसको भी आप पेरेंटरल आयरन दे सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो जब तक उसकी EDD आएगी तब तक उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पहुंच गया होगा। तो दूसरा फायदा ये होता है।
उसके अलावा आयरन सुक्रोज अब हर जगह उपलब्ध है, इजीली एडमिनिस्टर्ड है। 15 से 30 मिनट के अंदर हम उस पूरे इन्फ्यूजन को खत्म कर देते हैं। आयरन डेक्सट्रान से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो आयरन सुक्रोज है, लिटरेचर में इसका बहुत कम रिएक्शन देखा गया है। हमें पेशेंट को बहुत कम देर के लिए, जितने देर 15-30 मिनट्स हमारे सामने वो रहती है, जब तक इन्फ्यूजन चल रहा होता है, हमें उन्हें मॉनिटर करना होता है और इसलिए पेशेंट का कंप्लायंस भी बेटर होता है क्योंकि उसको पेन भी नहीं होता, जैसे कि डेक्सट्रान में एक प्रॉब्लम होती थी। इससे स्किन में स्टेनिंग नहीं होती। जब पहले डेक्सट्रान के इंजेक्शन लगते थे तो जब हम उसको ग्लूटियल डीप लगाया करते थे तो पूरा एरिया स्किन वहाँ की डिस्कलरेशन हो जाया करता था। आयरन सुक्रोज के साथ वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो आयरन सुक्रोज एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लस इफेक्टिव मेडिसिन है जो रैपिड करेक्शन ऑफ एनीमिया में हमें हेल्प कर सकती है। तो अब हम पूरा फोकस करेंगे आयरन सुक्रोज ट्रीटमेंट के ऊपर। आयरन सुक्रोज कैसे दिया जाता है? Okay, so now we will talk of iron sucrose. आयरन सुक्रोज देने के लिए हमें बेसिकली पहले ये देखना पड़ता है कि इस मरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। उस रिक्वायरमेंट को बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है, अगर नाम याद कर ले तो अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला तो सबको आना चाहिए। गैंजोनीज फॉर्मूला कहा जाता है। अब ये गैंजोनी फॉर्मूला क्या है? हमें ये निकालना है कि हम इस महिला को हमें टोटल कितना मिलीग्राम आयरन देना है। तो जो फॉर्मूला है वो ये कहता है, टोटल आयरन इन मिलीग्राम्स रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू बॉडी वेट। अब इसमें मैं एक चीज छोटी सी ऐड करूंगी। कौन सा बॉडी वेट है ये है प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट। मतलब उस महिला का प्रेगनेंसी से पहले बॉडी वेट कितना था। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे पास तो ज्यादातर प्रेगनेंसी के पहले वेट बहुत कम लोगों का मिल पाता है। अर्बन एरियाज में जो पढ़े लिखे मरीज हैं, हो सकता है वो अपना वेट बता सके कि प्रेगनेंसी से पहले मेरा वजन इतना था, बट नॉर्मली जो हमारे गांव की आबादी होती है उसे प्रेगनेंसी के पहले का वेट पता ही नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी वो महिलाएं जो पहला एंटीनेटल चेकअप कराने फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, जो वजन उस समय उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, वही वजन हम मान के चलते हैं कि प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट रहा होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआती 1 महीने में या 3 महीने में बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होता है। तो जो भी हमारा प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको यूज कर लेंगे, वरना जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पहला वेट रिकॉर्ड किया था उसको हम बॉडी वेट मान सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद टारगेट एचबी माइनस एक्चुअल एचबी। टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन। अब टारगेट हीमोग्लोबिन हमारा क्या है प्रेगनेंसी में? 11 ग्राम। तो टारगेट तो हर बार 11 रहेगा। दूसरा है एक्चुअल हीमोग्लोबिन। एक्चुअल मतलब जो हमने मेजर किया है, ठीक है। जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपसे डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर। जैसे हमारे पास ग्लूकोमीटर्स आते हैं, उसी तरह से हम फिंगर प्रिक करके स्ट्रिप लगा के इमीडिएटली बता सकते हैं कि इस महिला का हीमोग्लोबिन कितना है। और अगर आप लैब में सैंपल भेजते हो तो लैब की रिपोर्ट आने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो जो भी एक्चुअल हीमोग्लोबिन उस महिला का हमने रिकॉर्ड किया है वो हीमोग्लोबिन, उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसमें लगता है जिसको हम बोलते हैं 2.4। ये जो भी वैल्यू निकलकर आती है इसमें हम जोड़ देते हैं 1000 मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम। अब ये 1000 क्यों है? ये 1000 इसलिए है क्योंकि जब हम आयरन थेरेपी पेरेंट्रल देते हैं सुक्रोज के थ्रू, तो हम उस महिला का बॉडी का आयरन रिजर्व भी बिल्ड कर देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब तक थेरेपी चल रही है तब तक उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहा और एक बार हमने थेरेपी बंद कर दी तो उसका हीमोग्लोबिन फिर से गिर जाए। तो हमेशा क्या करते हैं कि हम जब आयरन इन्फ्यूजन देते हैं तो 1000 मिलीग्राम हम उसमें और जोड़ देते हैं ताकि उसके बॉडी के रिजर्व्स भी बिल्डअप हो जाए, और उसके बाद जो टोटल वैल्यू निकलती है उसको हमें उसको चढ़ाना होता है। तो मैं आपको इस सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए
हमारे पास कोई महिला आई जो 50 किलो प्री प्रेगनेंसी जिसका बॉडी वेट था या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बॉडी वेट था, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 50। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से। टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, हमेशा 11 ग्राम है। मान लीजिए उसका एक्चुअल हीमोग्लोबिन था 6 ग्राम, तो एक्चुअल की जगह हमने डाल दिया 6, इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया 2.4 से, और उस जो भी ये टोटल वैल्यू आएगी इसमें हम 1000 मिलीग्राम और जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने पहले लिया प्री प्रेगनेंसी बॉडी वेट, फिर हमने ये वैल्यू डाली। टारगेट हीमोग्लोबिन हमारा 11 है, एक्चुअल हीमोग्लोबिन जो हमने मेजर किया इस महिला का वो 6 है, 2.4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और 1000 मिलीग्राम हमने जोड़ दिया उसके बॉडी स्टोर्स के लिए। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 इंटू 5 इंटू 2.4 प्लस 1000 mg। ठीक है, तो अब ये 50 इंटू 5 इंटू 2.4 कितना हो गया, टोटल हो गया 600 प्लस ये हो गया 1000। तो एक 50 किलो की महिला प्री प्रेगनेंसी वेट में जिसका एक्चुअल हीमोग्लोबिन 6 ग्राम % है, उसको हमें करीब 1600 mg, तो इसका आंसर क्या आया 1600 मिलीग्राम। उसको हमें करीब 1600 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज देना पड़ेगा उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % पहुंचाने के लिए। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब आयरन सुक्रोज दिया कैसे जाएगा, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब ये 1600 मिलीग्राम जो हमें देना है इस गैंज़ोनी फॉर्मूला के हिसाब से वो दिया कैसे जाएगा, तो ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या लेना है, 1600 मिलीग्राम को हम डिवाइडेड डोजेस में लेते हैं। आयरन सुक्रोज किस तरह से चढ़ाया जाता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। एक बार में सिर्फ 200 मिलीग्राम ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि आयरन सुक्रोज जब एक बार चढ़ाया जाएगा तो वो सिर्फ 200 मिलीग्राम ही चढ़ाया जाएगा। दूसरा, हमें इसको ऑल्टरनेट डेज पे देना है। 2 to 4 डेज पे नॉर्मली कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी मरीज को मंडे को शुरू किया, तो आप मंडे ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे चढ़ाएंगे, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे चढ़ाएंगे। तो दूसरा हम क्या करेंगे, हम इसको ऑल्टरनेट डेज पे चढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा रूल है। तीसरा ये है कि जब तक आयरन सुक्रोज चलेगा तब तक उसको IFA नहीं चलेगा, तब तक हम उसको आयरन की गोली नहीं देंगे जब तक आयरन सुक्रोज थेरेपी पे हमारी मरीज चल रही है। ठीक है, इसका चौथा रूल ये है कि हमेशा हॉस्पिटल में दिया जाएगा। आपको भर्ती करने की जरूरत नहीं है, आप OPD बेसिस पे भी दे सकते हो, लेकिन हमेशा मेडिकल सुपरविजन में दिया जाएगा। आपके पास हमेशा इमरजेंसी ट्रे रेडी होनी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी ट्रे में हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए इंजेक्शन एड्रेनालिन, एवर, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ताकि अगर रेयरली किसी मरीज को कोई रिएक्शन हो जाए या एनाफिलैक्सिस हो जाए, जो कि रेयर इंसिडेंट्स होते हैं, तो हमारे पास वो ट्रे मेंटेन होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि हमें इस मरीज को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, हॉस्पिटल में जब तक ये चल रहा है तब तक हम इस मरीज को मॉनिटर करते रहेंगे। क्या क्या मॉनिटर करेंगे, पल्स और ब्लड प्रेशर, क्योंकि सबसे कॉमनली ये देखा जाता है कि जब हम किसी मरीज को आयरन सुक्रोज चढ़ा रहे होते हैं तो उसका जो BP है वो फॉल करता है। तो ये कुछ बेसिक रूल है जो नर्सेस को फॉलो करने चाहिए डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे। जब उन्होंने आयरन सुक्रोज प्रिस्क्राइब किया, तो जब आप उनको आयरन सुक्रोज चढ़ा रहे हो
तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब क्योंकि 200 मिलीग्राम है, ये टोटल कितनी बार चढ़ेगा, 8 डोजेस चढ़ाने पड़ेंगे हमें। जिस मरीज को 600 चाहिए 1600 चाहिए, उसे हमें इसको टोटल 8 डोजेस चढ़ाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो 200 मिलीग्राम की डोज है, इसको हम 8 डोजेस में करके इसको चढ़ाएंगे। अब एक बार में 200 चढ़ेगी, आपकी जो महिला है वो आएगी हर ऑल्टरनेट डे, एक एक दिन छोड़ के। टोटल कितनी बार आएगी, 8 बार आएगी। तो कहने का मतलब है कि एक महिला में जो ये पूरा ट्रीटमेंट है वो करीब करीब 2 से 2.5 हफ्ते चलेगा। जैसे अगर आप उसको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बुलाते हैं, फिर वो सैटरडे संडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आएगी, तो 6 डोजेस कंप्लीट होंगे। उसके बाद वो एक मंडे और एक वेडनेसडे और आएगी। तो इस तरीके से आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे बुलाएंगे। और हर बार जब बुलाएंगे तो उसको ये समझा के रखना है कि जब तक आयरन सुक्रोज चल रहा है बेटा, आप IFA नहीं खाओगे। आपको अपने हॉस्पिटल में उसको लिटा के अपने सामने चढ़वाना है। जिस दौरान उसका चढ़ रहा होता है तो हमें बीपी और पल्स मॉनिटर करना पड़ता है और एक इमरजेंसी ट्रे रखनी पड़ती है। अब इसको चढ़ाया कैसे जाता है, हम उस पर डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आयरन सुक्रोज इज एन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब हमने इसको एक ड्रिप सेट में डाला और उसके बाद हमने ड्रिप चला दी, तो ये धीरे धीरे इन्फ्यूज होता जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करते हैं, हम 200 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज ले लेते हैं, ठीक है। हम 200 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज लेते हैं, उसको हम मिलाते हैं 100 मिलीलीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन में। ये है स्टेप नंबर 1। 100 मिलीलीटर्स नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास 100 ml का नॉर्मल सलाइन का बॉटल अवेलेबल है, वेल एंड गुड। नहीं अवेलेबल है तो आपको जो नॉर्मल सलाइन की 500 ml की बॉटल आती है, उसमें 400 ml को बहाना पड़ेगा। गलती से भी आप ये ना सोचें कि चलो इसको मैं मरीज को चढ़ा देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो ओवरलोड करेगा एक ऑलरेडी एनीमिक मरीज को, ठीक है। तो आपको वो 400 ml नॉर्मल सलाइन का मोह नहीं रखना है, आपको वो 400 ml नॉर्मल सलाइन डिस्कार्ड कर देनी है। इसके बाद जो 100 ml नॉर्मल सलाइन उस 500 ml के बॉटल में बचेगी, उसमें आप डिसॉल्व करोगे 200 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन सुक्रोज। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करेंगे, हम अपने मरीज का पल्स लेंगे और ब्लड प्रेशर लेंगे और उसको एश्योर करेंगे कि बेटा ये जो ड्रिप मैं आपको चलाने जा रही हूँ ये 15 से 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे बताओगे। ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो काफी फटाफट बढ़ने की हम उम्मीद रख रहे हैं। और क्योंकि तुम्हारा बेटा हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत खतरे हो सकते हैं, इसलिए ये ड्रिप उनको चढ़ाई जा रही है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस मरीज को काउंसिल करते रहें, क्योंकि आप ये सोचो कि इस महिला को 8 बार आना पड़ रहा है जो वजन और जो हीमोग्लोबिन मैंने लिया। तो कोई भी महिला 2.5 हफ्ते तक लगातार आती रहे तो हमें उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ही मेंटेन करने के लिए रखना पड़ता है, ताकि वो कंप्लायंस ब्रेक ना करे। तो हमने इसका पल्स ब्लड प्रेशर लिया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके बाद हमने उसकी ड्रिप स्टार्ट की। तो जो शुरू की ड्रिप चलती है इनिशियल 5 मिनट्स, ठीक है, इनिशियल 5 मिनट जो ड्रिप चलती है उसको हम चलाते हैं 20 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट। जब हम आयरन डेक्स्ट्रॉन देते थे तो हम हर पेशेंट का पैच टेस्ट करते थे। कहने का मतलब कहीं ये पहले से सेंसिटिव तो नहीं है। किसी भी टेस्टिंग की जरूरत आयरन सुक्रोज में नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमें बिना टेस्ट किए हम आयरन सुक्रोज चढ़ाते हैं। तो करते क्या है कि इनिशियल 5 मिनट्स हम इस ड्रिप को 20 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट में चलाते हैं। तो जब 20 to 30 ड्रॉप्स मिनट पे हम चलाते हैं, उसी समय हम क्लाइंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या क्या देखते हैं, कोई रैशेस तो डेवलप नहीं हो रहे, कोई ब्रेथलेसनेस तो डेवलप नहीं हो रही, उसका पल्स और बीपी रिपीट मॉनिटर करते हैं, ठीक है। मॉनिटर पल्स एंड मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम इस 5 मिनट में जब वो स्लो ड्रिप चलाते हैं 20 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से,
तब हम उसको देखते हैं कि उसको कोई रैशेस या जॉइंट पेन्स या ब्रेथलेसनेस या पल्स या ब्लड प्रेशर में कोई गिरावट तो नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हमारी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है, तब हम इस ड्रिप रेट को बढ़ा के फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अबाउट 80 ड्रॉप्स, 60 to 80 ड्रॉप्स पे सेट कर देते हैं। और ये हमारा जो पूरा इन्फ्यूजन है ये 15 से 30 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। फिनिश। एक जो कॉमन गलती देखी गई है वो ये है कि लोग ड्रिप चला के धीरे धीरे चलाते हैं, तो उनको इससे ये लगता है कि इससे रिएक्शन नहीं होगा। ये एक गलत प्रैक्टिस है। हमेशा आयरन सुक्रोज 15 से 30 मिनट के अंदर ड्रिप हमें खत्म कर लेनी चाहिए। और इनिशियल के 5 मिनट हम स्लो चलाते हैं और अगले 15 से 30 मिनट में हम इस ड्रिप को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से रिपीट करते हैं उस क्लाइंट का पल्स और ब्लड प्रेशर। और जब ये हमारी महिला बिल्कुल नॉर्मल होती है, हम इसका जो भी आपने एंटीनेटल कार्ड बनाया है उसके ऊपर मेंशन करते हैं कि हमने इसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में 200 मिलीग्राम आयरन सुक्रोज डेट डाल के आप चढ़ा देते हो कि इस दिन हमने दिया है। फिर आप उसके एंटीनेटल कार्ड पे ये भी लिख देते हो कि अब इसको नेक्स्ट कब आना है, ठीक है। जब ये पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, हर मरीज का जो रिक्वायरमेंट आएगा गैंजोनी फॉर्मूला में वो डिफरेंट आएगा। तो जब हम टोटल आयरन थेरेपी इसकी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम 3 हफ्ते के बाद हम इनका हीमोग्लोबिन रिपीट करके देखते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन राइज कितना हुआ। जो एक्सपेक्टेड रेंज है हमारी वो क्या है, 11 ग्राम % है। इस दौरान IFA नहीं देना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब आपकी ड्रिप खत्म हो जाएगी, जो लास्ट डोज जब आप आयरन सुक्रोज का दे दोगे, जिस भी दिन उसके वो टोटल डोजेस खत्म हो गए, उसके बाद कम से कम 48 घंटे के बाद ही वो आयरन टैबलेट फिर से शुरू कर सकती है, वरना उसके बीच में आपको आयरन नहीं देना है। अब क्या कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हमें आयरन सुक्रोज नहीं देना है? यस। हमारी 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं एनीमिया की जिनमें हमें आयरन सुक्रोज नहीं देना है। देखिए, आयरन सुक्रोज तभी काम करेगा जब हमारा जो कॉज ऑफ एनीमिया निकल कर आ रहा है उस महिला में, वो निकल कर आ रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब उस महिला के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आयरन की, ठीक है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया की वजह से या थैलेसीमिया की वजह से एनीमिया डेवलप हो रहा है, उनको हम आयरन सुक्रोज इन्फ्यूजन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि जब आप इनको आयरन देते हो तो वो आयरन ओवरलोड कॉज करता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, उनका मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें हम आयरन सुक्रोज का ट्रीटमेंट नहीं डालते हैं। अब आयरन सुक्रोज आप कब कब दे सकते हो? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सबसे पहले तो सीवियर एनीमिया जिस भी जेस्टेशन में आ रहे हो आफ्टर 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। दूसरा, जब 36 वीक्स के बाद भले ही उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम % है, मॉडरेट एनीमिया है, हम वहां भी आयरन सुक्रोज देते हैं ताकि हम EDD के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % पहुंचाने का। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए एक नॉर्मल महिला जिसकी डिलीवरी हुई और उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, ठीक है, PPH, हम सबको पता है इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से मदर्स की डेथ होती है। तो अगर किसी लेडी को PPH हो जाता है डिलीवरी के बाद, फिर आप PPH मैनेज कर लेते हो, PPH मैनेज और कंट्रोल होने के बाद हमेशा हम एक रिपीट हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि काफी सारा अक्यूट ब्लड लॉस हुआ है इस महिला को। तो जब हम वो PPH के केस के बाद मैनेज होने के बाद मरीज हमारी स्टेबलाइज हो जाती है, उसके बाद हम एक रिपीट हीमोग्लोबिन करते हैं, चाहे आप डिजिटल से कर लीजिए, चाहे आप उसका सैंपल भेज दीजिए। और ऐसी महिलाएं जो उसमें अनीमिक पाई जाती है क्योंकि उन्हें अक्यूट ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, 7 ग्राम से नीचे है तो भी, लेस देन 5 वालों को तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही देना पड़ता है, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनका 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम या 6 ग्राम हीमोग्लोबिन निकल कर आया PPH होने के बाद, उन्हें भी हमें डिस्चार्ज से पहले आयरन सुक्रोज थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब इस महिला के पास एक बच्चा भी है जिसे उसे पालना है, दूध पिलाना है। तो अगर ये अनीमिक स्टेट में घर जाएगी तो सबको पता है कि अनीमिया के कुछ पोस्टमार्टम रेपरकशंस हो गए हैं, जैसे लैक्टेशनल फेलियर हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो सकता है,
नॉर्मली जो ब्यूटल चेंजेस होती हैं वो 6 वीक्स के अंदर यूट्रस नॉर्मल हो जाता है, सब इन्वोल्यूट हो जाता है, बट अनीमिया की वजह से सब इन्वोल्यूशन भी बहुत कॉमन है। तो अगर हमने उस महिला को पीपीएच होने के बाद उसका अनीमिया करेक्ट नहीं किया और उसको घर भेज दिया तो वो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पे असर करेगा। इसलिए जितने भी पेशेंट्स को हमारे पीपीएच डेवलप होता है, हमेशा उनका पीपीएच कंट्रोल और मैनेज होने के बाद जब हमारे पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए तो उनका हीमोग्लोबिन जरूर मेजर कर लेना चाहिए। जो लेस देन 5 ग्राम% है उन्हें तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पीपीएच के दौरान भी देते हैं टू सेव देयर लाइव्स, बट जिनका हीमोग्लोबिन 6, 7, 8, 9 ग्राम% है उन्हें हमें आयरन सुक्रोज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारा, मैंने आपको डैंजोरी फॉर्मूला पहले दिखाया, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही रहेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया, बट आयरन सुक्रोज थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पैरेंटरल आयरन थेरेपी। ठीक है, लास्ट चीज जो मैं एक चीज और आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगी जो कि बहुत कॉमनली अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं बट इट इज गुड फॉर एकेडमिक पर्पसेस फॉर द नर्सेज एंड पैरामेडिकल्स टू नो, इज व्हाट वी कॉल एज FCM। ठीक है, FCM। नाउ व्हाट इज FCM? जैसे फेरस सुक्रोज आयरन सुक्रोज था, जैसे F इज ऑलवेज फॉर आयरन, फेरस बोलते हैं आयरन को, तो ये है आयरन कार्बोक्सी माल्टोस। ठीक है, आयरन कार्बोक्सी माल्टोस, इसके साथ क्या फायदा है? 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम स्टैंडोज इन्फ्यूजन है इसकी। ठीक है, एक ही बार में दी जाती है, 1000 मिलीग्राम का स्टैंडोज इन्फ्यूजन होता है। अभी ये बहुत रेडिली यूज नहीं होता है जनरल प्रैक्टिस में। एंटीनेटल पीरियड में इसके जो यूज है उस पर बहुत लिमिटेड स्टडीज अभी अवेलेबल है, तो एंटीनेटल पीरियड में हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर हाँ, जो पोस्टमार्टम मरीज हैं आपके, जैसे पीपीएच का केस था जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया जिसमें हम आयरन सुक्रोज देने की बात कर रहे थे, हमारे पास एक ऑप्शन वो है कि हम उसको FCM दे सकते हैं। सो दिस इज 1000 मिलीग्राम सिंगल डोज इन्फ्यूजन जो कि हम मैनेजमेंट ऑफ सिवियर एनीमिया आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर अ केस ऑफ acute postpartum hemorrhage में हम यूज कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वाज अबाउट द ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। मैं एक बार ब्रीफली फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने प्रोफिलैक्सिस की बात की विद IFA टैबलेट्स एंड टैबलेट अल्बेंडाजोल वंस इन प्रेगनेंसी आफ्टर 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। उसके साथ डाइट में हमें क्या क्या एडवाइस करना चाहिए मदर को, और IFA खाने के क्या हमें प्रिकॉशंस और काउंसलिंग है जो हमें पेशेंट्स को देनी चाहिए। दूसरा हमने बात की थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोस्ड एनीमिया डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास IFA की टैबलेट है जो हमें ट्वाइस डेली देनी है इन केस ऑफ एनीमिया। हम प्रोफिलैक्सिस में सिर्फ एक बार देते थे, यहाँ पे हमें दिन में 2 बार देनी पड़ेगी, सुबह शाम देनी पड़ेगी। IFA कैल्शियम के साथ भी नहीं खाया जाता है, ये मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस करना भूल गई। लेकिन जब भी हम मदर को IFA देते हैं तो आयरन और कैल्शियम भी साथ में नहीं खाया जाता क्योंकि कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब की जाती है प्रेगनेंसी में। तो हमें ये याद रखना है कि हम आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं खाएगी महिला, ठीक है, या एक टाइम पे एक साथ नहीं खाएगी। उसके अलावा जो तीसरी चीज हमने डिस्कस की वो था आयरन सुक्रोज थेरेपी, जिसके बारे में मैं आपसे मैंने डिटेल में बात की है। और चौथा था FCM। आयरन सुक्रोज में जो की टेक होम मैसेज है कि हमें उनका टोटल डोज कैलकुलेशन आना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने भी आपको दिखाया। हमें उसको कैसे चढ़ाना है, कितने ml नॉर्मल सलाइन में चढ़ाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चढ़ाना है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें चढ़ाते समय, और क्या उसका प्रोटोकॉल है, वो मैंने आपको डिस्कस किया। So I hope you find my video helpful. If you really liked it, please like, share and subscribe my channel, Dr. Vandana's classes on obstetrics and gynecology for nurses and paramedical students. Next video मैं लेकर जल्दी आपके सामने आऊँगी. Till then, thank you so much and bye. Have a good day. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.